की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मेंसुरेशन के अंदर ट्रायंगल। बिल्कुल नए तरीके से देखेंगे और उन सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। कुछ दिन पहले हमने आपको एक सिलेबस दिया था कि रेलवे के लिए कौन कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और बिल्कुल उसी के अनुसार क्लासेस भी आपका चल रहा है और आगे भी आपको इसी तरीके से क्लासेस मिलती रहेगी। इन सब का पीडीएफ भी आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर मिल जाता होगा, तो पीडीएफ भी जरूर डाउनलोड करिएगा और साथ में इसका आप रिवीजन जो है वह करते रहिएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 29 तारीख से जो है वो आपका मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो आपका सेल लग रहा है, दीपावली का सेल लग रहा है, तो जिसके अंदर सभी कोर्सेज के ऊपर जो है वो आपको 50% तक डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे साथ हमारे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर है आप सभी के लिए। वहाँ पे आपको रेलवे के लिए मास्टर बैच मिल जाएगा जो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ मैथ के लिए एक ब्रह्मास्त्र बैच है। अगर मैथ में आप बहुत ही ज़्यादा कमजोर है तो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक मैथ्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपका एक रीजनिंग फाउंडेशन बैच भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। बहुत ही अच्छे तरीके से और बारीकी से यहाँ पे हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें त्रिभुज का तो त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरा बंद समतलाकृति क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। अब अगर ये हमारा त्रिभुज है तो हम इस साइड को ले लेते हैं ए, ठीक है। यह हमारा हो गया साइड बी और यह हो गया साइड सी। तीन साइड होता है, आप सबको अच्छे से पता है, ए बी और सी। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको समझना है कि त्रिभुज आपका फॉर्म जब भी होगा तो एबीसी में कुछ सर्टेन रिलेशन होता है। सर्टेन रिलेशन क्या होगा कि एबीसी, किसी त्रिभुज का अगर एबीसी तीन साइड्स है, तीन भुजा है, उस केस में क्या होगा कि किन्हीं दो भुजाओं का योग, जैसे अगर हम ए और बी को जोड़ ले तो दो भुजा को जोड़ लिए, तो किन्हीं दो भुजाओं का योग जो होगा हमेशा तीसरा जो भुजा आपका बचा उससे बड़ा होगा। यानी जहां भी त्रिभुज फॉर्म हो रहा होगा या त्रिभुज फॉर्म तभी होगा जब किन्हीं दो भुजाओं का योग जो है वो आपका तीसरा भुजा से बड़ा हो जाए। तो अगर ए बी सी त्रिभुज का कोई तीन भुजा है तो ए प्लस बी का मान हमेशा क्या होगा? सी से बड़ा होगा। अगर हम बी प्लस सी को जोड़ ले, किसी दो को जोड़ सकते हैं ना, बी प्लस सी को जोड़ ले तो बचा साइड कौन है? ए, तो बी प्लस सी का योग जो होगा वह ए से बड़ा होगा। और अगर हम ए और सी को जोड़ ले तो ए प्लस सी का जो योग होगा वह क्या होगा? ए प्लस सी का योग जो है वह बड़ा हो जाएगा बी से। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि त्रिभुज के अंदर इन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरा से क्या होता है? तीसरा से बड़ा होता है। एक चीज और साथ ही साथ अगर ए बी सी त्रिभुज का तीन साइड है ना, तो किन्हीं दो भुजा का अंतर निकालिए। जैसे ए और बी का अगर हम अंतर निकालिए तो किसी दो का जो अंतर होगा ना वह हमेशा छोटा होगा तीसरा भुजा से। यानी ए बी सी तीन साइड है तो ए और बी का अगर हम अंतर निकालेंगे तो वह कम आएगा किससे? जो तीसरा साइड आपका बच रहा है। अगर हम बी और सी का अंतर निकाले तो बी और सी कम आएगा किससे? यह आपका ए से कम आएगा। और अगर ए और सी का अंतर निकाले या सी और ए का अंतर में हमेशा बड़ा में से छोटा ही घटाइएगा, तो सी और ए का जो अंतर होगा वह किससे छोटा होगा? वो आपका छोटा हो जाएगा बी से। कहने का यह मतलब है कि त्रिभुज के अंदर किन्हीं दो भुजाओं का योग जो होता है वह तीसरा से बड़ा होता है और जो अंतर होगा वह तीसरा से क्या होगा? तीसरा से छोटा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि एक त्रिभुज का भुजा है 6 और साथ ही साथ यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं 9, तो तीसरा भुजा बताइए कि क्या क्या हो सकता है तीसरा भुजा होने की पॉसिबिलिटी। तो तीसरा भुजा जो होगा, दो भुजाओं का योग जो है यहाँ पे कितना आ रहा है? 9 6 15, तो 15 से छोटा होगा। यानी तीसरा भुजा हमेशा क्या रहेगा? 15 से छोटा होगा। यानी 14 हो सकता है, 13 हो सकता है, 12 हो सकता है, 11 हो सकता है। और साथ ही साथ इन दोनों में अंतर कितना का है? अंतर 3 का है। यानी तीसरा भुजा हमेशा 3 से बड़ा होगा और 15 से क्या होगा? 15 से छोटा होगा। तो जब भी कोई दो भुजा दे और आपसे पूछा जाए कि तीसरा भुजा क्या हो सकता है, तो तीसरा भुजा हमेशा क्या होगा? इन्हीं दो भुजाओं के अंतर से ज्यादा और योगफल से क्या होगा? योगफल से कम होगा। और ऐसा हो रहा होगा तभी आपका त्रिभुज फॉर्म होगा, अदरवाइज आपका त्रिभुज फॉर्म नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, फिर इन चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, यहाँ क्या बोला गया है? एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक में दो भुजाओं का माप 6 और 3 है। एक त्रिभुज के दो भुजाओं का माप क्या है? 6 और 3 है, ठीक है। एक भुजा 6, दूसरा भुजा 3। पूछा क्या है? तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुज के संभावित संख्या ज्ञात करिए। यानी तीसरा भुजा हम क्या क्या ले सकते हैं, यानी ऐसे कितने त्रिभुज हम बना सकते हैं जिसका दो भुजा 6 और 3 होगा। तो तीसरा भुजा हम क्या ले सकते हैं, सोचिए। तो इसका जो तीसरा भुजा होगा इस दोनों के अंतर से ज्यादा होगा। तो 6 और 3 में अंतर कितना का? 3, तो 3 से ज्यादा होगा। और 6 और 3 का योग कितना है? 9, तो 9 से कम होगा। यानी तीसरा भुजा हम 3 से ज्यादा क्या क्या ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, इसके अलावा 8 ले सकते हैं। क्या 9 भी ले सकते हैं? नहीं।
योग से क्या होना चाहिए, योग से कम और अंतर से ज्यादा। तीसरा भुजा हमेशा क्या होगा, योग से कम, तो 6 और 3 9, 9 से कम यानी 8 7 6 5 4 होगा। और अंतर से ज्यादा, तो अंतर 3 का है तो 3 से ज्यादा यानी 4 5 6 7 8। तो कितना त्रिभुज इस तरीके का बना सकते हैं, एक तो 6 3 4 के साथ, 6 3 5 के साथ, यानी 1 2 3 4 5। इतना इस प्रकार का त्रिभुज संभावित है 5। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 5। देखिए बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में आप फंसते हैं, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। ओके, आगे चलिए, एक क्वेश्चन और यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला है, किसी त्रिभुज की, यहाँ पे बोला है दो भुजाओं की लंबाई 4 और 10 है, यदि तीसरा भुजा ए है तो ए का मान क्या हो सकता है। एक त्रिभुज का दो भुजा दे दिया, एक भुजा कितना है 4 और दूसरा भुजा कितना है यहाँ पे 10 है, और तीसरा भुजा के बारे में बोला है कि ए, तो तीसरा भुजा जो ए है वो क्या होगा, तो ए का मान जो है इसके अंतर से क्या होगा, ज्यादा। तो 10 और 4 में अंतर कितना का, 1। सबसे से बड़ा होगा, और 10 और 4 यानी तीसरा भुजा 6 से बड़ा और 14 से छोटा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए। तीसरा भुजा हमेशा क्या होता है, उत्तर से बड़ा और योग से छोटा। तो अगर दो भुजा 4 और 10 है तो तीसरा भुजा 4 और 10 में 6। देखिएगा इन सभी कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में हम लोग को देखना है ना। ओके, आगे देखिए, अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो अभी सिर्फ एक बात आप समझे हैं, क्या समझे हैं, आप सिर्फ इतना समझे हैं कि तीन भुजाओं का घेरा बहुत समतलाकृति आपका त्रिभुज कहलाता है, और दो भुजाओं का योग जो होगा वह तीसरा से ज्यादा होता है, और अंतर जो होता है वह तीसरा भुजा से कम होता है। आगे, त्रिभुज को जो है भुजा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होगा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा बराबर होगा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, और जिस त्रिभुज का तीनों भुजा असमान होगा वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर है, यह तो बहुत बेसिक सा बात है। समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा बराबर, विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज का तीनों भुजा असमान। ठीक है, आगे चलिए, कोण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होगा वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई त्रिभुज है, इसका कोई एक कोण 90 डिग्री कर दीजिए, यह क्या होगा, समकोण। अब अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो बाकी का दो कोण जो होगा वह आपका न्यून कोण होगा। न्यून कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर यह 90 हो गया तो बाकी यह क्या होगा, 90 से कम ही तो होगा, क्योंकि इस दोनों को मिला करके 90 होना चाहिए, तभी तो 90 और 90 180। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका होता है 90 डिग्री, और बाकी का दो कोण जो बच गया वह न्यून कोण होता है। और साथ ही साथ अगर किसी त्रिभुज का तीन भुजा ए बी सी है, समकोण त्रिभुज का तीन भुजा ए बी सी है और सी सबसे छोटी भुजा है, तो उस केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर सी स्क्वायर होगा। यानी कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज तभी होगा जब एबीसी, मान लीजिए एबीसी त्रिभुज की तीन भुजा है, तो वह समकोण तभी होगा जब दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर आ जाए। आगे देखिए, न्यूनकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज हम लोग उसको बोलते हैं जिस त्रिभुज के तीनों कोण का मान 90 से छोटा हो। यानी तीनों कोण 90 से क्या रहना चाहिए, तीनों कोण 90 से छोटा रहना चाहिए, वह कहलाता है न्यूनकोण। न्यूनकोण त्रिभुज का पहचान क्या है, जब भुजा दिया जाएगा तो कैसे पहचानिएगा, कोण से तो पहचान लीजिएगा कि समकोण है, कोण से तो पहचान लीजिएगा कि न्यून कोण है। अगर सब कोण का माप 90 से कम है तो न्यून कोण है। लेकिन भुजा के माप से अगर तीन भुजा ए बी सी दे दिया और तब आपसे बोला जाएगा कि आप बताइए कि कौन सा त्रिभुज है, तब कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग इस केस में क्या होता है, बड़ा हो जाता है, किससे, बड़ी भुजा के वर्ग से। अगर कोई त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज है तो हम कैसे पहचानेंगे उसको, न्यूनकोण त्रिभुज तभी होगा अगर तीन साइड दे दिया गया, तीन भुजा दे दिया गया और पूछा जाए कि यह कौन सा त्रिभुज है, तो हम कैसे करेंगे, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ेंगे, अगर उसका योग जो है वह तीसरा भुजा के वर्ग से ज्यादा आ गया, इसका मतलब कि न्यूनकोण होगा।
अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 से बड़ा। इसमें क्या होगा? एक कोण 90 से बड़ा होगा। इसमें क्या होगा? एक कोण 90। इसमें क्या होगा? तीनों कोण 90 से छोटा। नाम से ही पकड़ में आ रहा है, एक कोण 90 से बड़ा। पहचान क्या होगा? पहचान यह है कि इसमें अगर ए बी सी कोई तीन भुजा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन क्या होगा? लेस देन सी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो आपका लेस देन सी स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर किसी त्रिभुज की ए बी सी तीन भुजा है तो सी जहाँ पे सबसे बड़ी भुजा है, ध्यान रखिएगा सी क्या है? सी जो है वह बड़ा है यहाँ पे ए और बी दोनों से। तो सी अगर ए और बी दोनों से बड़ा है तो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के बराबर, इसका मतलब समकोण त्रिभुज। दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर ज्यादा मिल रहा है बड़ी भुजा से, इसका मतलब न्यूनकोण त्रिभुज। और दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर छोटा मिल रहा है इससे, इसका मतलब क्या होगा? समकोण त्रिभुज, सॉरी अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, जैसे देख लीजिए, इसके लिए भी हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि यह कॉन्सेप्ट जो है आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ क्या दे रखा है? एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 6, 8 के अनुपात में है। तो यह कैसा त्रिभुज है? एक त्रिभुज की भुजा किस अनुपात में है? 4, 6 और 8 के अनुपात में है। हमें बताना है कि यह किस तरीके का त्रिभुज है, समकोण है, न्यूनकोण है, अधिक कोण है। अगर यहाँ पे हमें यह चेक करना है, तीनों भुजा दे रखा है और इससे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ेंगे। यानी हम करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और इसका कंपेरिजन करेंगे किससे? 8 के स्क्वायर से। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 16 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा यहाँ 52 हो गया, और यह कितना है? यह 64 है। इसका मतलब क्या आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वह बड़ा आ रहा है किससे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बड़ा है सी स्क्वायर से। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बड़ा है सी स्क्वायर से, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आपका यहाँ पे है ना, ये न्यूनकोण त्रिभुज हो जाएगा। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? विकल्प सी बनेगा। यही चीज तो आपको बताया गया है। अगर बराबर आ गया इसका मतलब क्या होगा? समकोण त्रिभुज। अगर बड़ा आता है, देखिए ध्यान रखिएगा, यह क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाता है, इसका मतलब कि न्यूनकोण। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा आ जाता है सबसे बड़ा के वर्ग से, तब क्या होता? तब यह आपका अधिक कोण हो जाता। तो टेक्निकल क्वेश्चन है और सवाल जो है यहाँ से बनता है, इसलिए इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है आपको? ध्यान यह रखना है ना, कि त्रिभुज के अंदर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब कि समकोण। अगर यहाँ पे ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या होगा? न्यूनकोण, और इस केस में अधिक कोण। अच्छा, एक त्रिभुज ऐसा भी है जो इसको मिला के समद्विबाहु और समकोण को मिला के बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। समद्विबाहु समकोण, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। और समद्विबाहु कब होगा? जब दो भुजा बराबर। तो जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर, एक कोण 90 डिग्री, वह समकोण कहलाएगा। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका लंब और आधार बराबर, कर्ण तो बराबर हो ही नहीं सकता है, तो जिसका लंब और आधार बराबर होगा वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो अभी तो हम सिर्फ आपको परिचय दे रहे थे त्रिभुज का। अब हम लोग चलते हैं आगे, बारी बारी से सभी को पढ़ते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन मेंसुरेशन के अंदर पूछा जाता है वह सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका समकोण त्रिभुज से। उसके बाद क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाएंगे वह समबाहु त्रिभुज से, उसके बाद समद्विबाहु समकोण से, और कभी कभार क्वेश्चन यहां से भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए बारी बारी से इन फिगर को भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले जनरल ट्रायंगल की, क्योंकि कभी कभी आप क्वेश्चन देखते होंगे कि वहां लिखा हुआ रहता है कि एक त्रिभुज का आधार इतना है, ऊंचाई इतना है, क्षेत्रफल बताइए। वहां यह नहीं लिखा रहता है कि यह त्रिभुज किस तरीके का है। तो यहाँ पे हम लोग जनरल फॉर्मूला त्रिभुज का देखने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है, इसका एक साइड यह वाला साइड, यह वाला भुजा ए ले लिए, इसका माप बी ले लिए, इसका माप सी ले लिए। तो अगर आपसे परिमाप पूछा जाए, परिमाप यानी कि पेरीमीटर पूछा जाए, तो क्या होगा? पेरीमीटर का मतलब होता है सभी भुजाओं के लंबाई का योग। ए बी सी तीन भुजा है तो ए प्लस बी प्लस सी कर लीजिए। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबाई का जो योग होता है वही परिमाप कहलाता है, परिधि बोलते हैं इसको। अच्छा, अर्ध परिमाप किसको बोलते हैं? अर्ध परिमाप को एस से दर्शाते हैं। अर्ध परिमाप जैसा कि नाम है, परिमाप का आधा। तो अगर परिमाप ए प्लस बी प्लस सी है तो इसी को आधा कर लीजिए, यानी 2 से भाग कर लीजिए, यह आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा।
तो मान लीजिए परिमाप आपका 18 निकला है तो अर्ध परिमाप 9 हो जाएगा, परिमाप आपका 20 निकला है तो अर्ध परिमाप 10 हो जाएगा। परिमाप कैसे निकलेगा? तीनों भुजा को जोड़कर। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए क्षेत्रफल निकालने का पहला तरीका ध्यान से समझिएगा, 3 तरीका है। पहला, सबसे पहला तरीका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अच्छा, इस फॉर्मूला का उपयोग हमें कब करना है? इस फॉर्मूला का उपयोग हमें तब करना है जब क्वेश्चन में आधार ऊंचाई दे दे। जैसे मान लीजिए बोले कि एक त्रिभुज का आधार 20 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए। तो हम क्या करेंगे? 1/2 गुने आधार 20 मीटर दिया है, ऊंचाई आपका 8 मीटर दिया है, कैलकुलेशन करेंगे अपने आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। आगे चलिए, तो इसका उपयोग कब करना है? जब क्वेश्चन में आधार और ऊंचाई दे रखा हो। अच्छा, एक बात और, बेस और हाइट दे रखा हो। एक बात और यहाँ पे समझने वाली है, वह क्या है कि त्रिभुज चाहे कोई भी हो, जैसे मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है, तो अगर हम लंब डाल दिए, लंब कहाँ से डाला जाता है? शीर्ष से। मान लीजिए इस भुजा पे लंब डालना है तो इसके सामने के शीर्ष से यानी यहाँ से डालेंगे, और डालने का लंब डालने का मतलब यहाँ से बिल्कुल सीधा आएगा, यानी कितने डिग्री पर आएगा? 90 डिग्री पे आएगा। क्लियर? तो जिस भुजा पे भी लंब डाला जाता है वह अपने आप आधार हो जाता है। तो आधार को बी से दर्शाते हैं, तो यह हमारा बेस हो गया, और जो लंब होता है वो आपका ऊंचाई हो जाता है। मान लीजिए कि यह हमारा एक ट्रायंगल है, हम इस पे लंब डाल दिए तो अब हमारा यह आधार होगा और यह ऊंचाई हो जाएगा। यानी त्रिभुज के अंदर जिस भुजा के ऊपर भी आप लंब डाल दीजिएगा ना, वही आपका आधार हो जाएगा, क्योंकि लंब हमेशा आधार के ऊपर ही डाला जाता है, और जो लंब आप डालिएगा वही क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, पहला फॉर्मूला। दूसरा देख लीजिए, दूसरा फॉर्मूला है 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। अब बोलोगे यह क्या है सर? अब इसको भी समझ लीजिए। इसका उपयोग आपको तब करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई त्रिभुज दे दे, बोले कि एक त्रिभुज का जो है एक भुजा 8 है, ठीक है, दूसरा भुजा आपका 12 है, और इसके बीच का कोण जो है वो आपका दे दिया यहाँ पे 30 डिग्री है। अब आप बताइए इसका क्षेत्रफल। यानी किसी भी त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच का कोण पता हो, अगर आधार ऊंचाई पता हो तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कर लेना है, लेकिन दो भुजा और उसके बीच का कोण पता हो तब क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुना ए बी। ए कहने का मतलब एक भुजा, बी कहने का मतलब दूसरा भुजा। तो ए के जगह 8 लेंगे, बी के जगह क्या लेंगे? 12 गुना साइन थीटा। ए बी साइन थीटा है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? साइन थीटा। थीटा का वैल्यू 30 है, यानी साइन 30 डिग्री। अब इसको सोल्व करिए, देखिए 1/2 गुने 8 गुने 12, और साइन 30 का मान कितना है? 1/2 है। काटिए, 2 दूना 4, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 12 दूना कितना आ गया? 12 दूना 24। थोड़ा सा गला में समस्या है ना, दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग इसका उपयोग कब करेंगे? 1/2 गुने साइन थीटा, जब त्रिभुजा और उसके बीच का कोण पता हो। ऐसा केस आपके सामने आ सकता है जब किसी त्रिभुज का कोई दो भुजा और उसके बीच का कोण दे दे, तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हम लोग इस प्रकार से। और तीसरा एक और तरीका है क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है, यह सब क्या है? यह सब क्षेत्रफल निकालने का तरीका है, और क्षेत्रफल को हम लोग डेल्टा से दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा। क्षेत्रफल को किसे दर्शाते हैं? डेल्टा से। तो अब अगर तीसरा तरीका है क्षेत्रफल निकालने का, रूट अंडर को बोलते हैं एस इंटू एस माइनस ए, क्षेत्रफल निकालने का तीसरा तरीका क्या है हमारे पास? जो तीसरा तरीका है क्षेत्रफल निकालने का वो है आपका रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए प्लस बी इंटू एस माइनस सी। इस तरीके से हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, इसको हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं। जहाँ एस के स्थान पर क्या रखेंगे? जहाँ एस के स्थान पर हम लोग रखेंगे परिमाप का आधा, जो भी परिमाप होगा उसका आधा। परिमाप का आधा क्या कहलाता है? एस कहलाता है। तो हमें सबसे पहले एस लिख लेना है, गुना एस में से फिर ए को घटाएंगे, फिर बी को घटाएंगे, फिर सी को घटाएंगे, सबको आपस में गुना कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका उपयोग कब करना है? इसका उपयोग हमें तब करना है जब त्रिभुज का तीनों भुजा दे रखा हो। जब तीनों दे रखा हो क्षेत्रफल के लिए यह फॉर्मूला। दो भुजा उसके बीच का कोण 1/2 गुने ए बी साइन थीटा।
और आधार ऊंचाई दे रखा हो तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आगे चलिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या, यह इंपॉर्टेंट है। अंतःवृत्त की त्रिज्या किसको बोलेंगे? अगर त्रिभुज के भीतर वृत्त बन जाए और उस वृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो इसी को क्या बोलेंगे? अंतःवृत्त की त्रिज्या। यही क्या कहलाएगा? अंतःवृत्त की त्रिज्या। इसको स्मॉल आर से दर्शाएंगे। जब स्मॉल आर लिखे तो आप समझ जाइएगा कि बात अंतःवृत्त की त्रिज्या की हो रही है। और किसके अंतःवृत्त? त्रिभुज की। तो अगर डाटा त्रिभुज का दिया है, मान लीजिए त्रिभुज के भुजाओं का माप दे रखा हो और तब आपसे कहा जाए कि उसके भीतर बने वृत्त की त्रिज्या बताइए, तब कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। और क्षेत्रफल में अगर अर्ध परिमाप से भाग करिएगा ना, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसके अर्ध परिमाप से भाग करने पर उस त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या निकल जाता है। त्रिभुज चाहे जो भी हो, अगर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा का माप देगा तो क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो क्षेत्रफल में अगर उसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप से भाग करते हैं, क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप के आधे से भाग करते हैं तो उसके भीतर बने वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ पे जो है त्रिभुज के बाहर वृत्त बन रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे परिवृत्त। और परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से, क्योंकि परिवृत्त की त्रिज्या बड़ा होगा, तो परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे। और परिवृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तो इसका तरीका है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के गुणनफल में, एबीसी त्रिभुज के तीनों भुजा को माने हैं, तो तीनों भुजाओं के गुणनफल में 4 गुने उसके क्षेत्रफल से भाग करिए। यानी जब भी किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के गुणनफल में क्षेत्रफल के 4 गुना, यानी एबीसी बटा 4 डेल्टा करने पर त्रिभुज के बाहर बने ये आपका निकल जाता है। एक बार अच्छे से इन सभी फॉर्मूला को आप देख लीजिए। क्लियर हो रहा होगा? चलिए, केवल क्षेत्रफल और परिमाप निकालना ही पर्याप्त नहीं है, इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। भीतर बने वृत्त की त्रिज्या डेल्टा बाई एस, यानी उसके क्षेत्रफल में क्या करेंगे हम लोग? अर्ध परिमाप से भाग करेंगे। और परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए एबीसी बट्टा 4 गुने डेल्टा करेंगे। अब यहाँ पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तब हम लोग चलेंगे इसके ऊपर। देखिएगा, बोला एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 7, 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज का भुजा क्या है? 5, 7 और 10 है। तो 5, 7 और 10 से क्या पता चला? यह हमारा क्या हो रहा है? विषमबाहु त्रिभुज हो रहा है। मतलब तीनों भुजा दे रखा है। तो जब तीनों भुजा पता हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही फॉर्मूला तो लगाएंगे। इस फॉर्मूला को कब लगाना है? जब तीनों भुजा पता हो। तो आप सबसे पहले बताइए कि एस क्या होगा? तो परिमाप का आधा। परिमाप क्या होगा? 5, 7, 12, 10, 22। परिमाप 22 है तो 22 का आधा कितना हो जाएगा? 11। परिमाप मतलब तीनों भुजा को जोड़िए तो 5, 7, 12, 10, 22। 22 का आधा 11 आपका हो गया एस। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल निकालिए रूट अंडर सबसे पहले एस 11। अब 11 में से सभी को घटाइए। 11 में से 5 घटाएंगे 6 हो जाएगा। 11 में से 7 को घटाएंगे 4 हो जाएगा। 11 में से 10 घटाएंगे 1 हो जाएगा। देखिए 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 बाहर आ जाएगा और भीतर में क्या बचेगा? 11 गुने 6 गुने यानी कि 66। तो 2 रूट 66 यही आपका क्या होगा? यही आपका आपके क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हमें क्या बताना है? हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि एक त्रिभुज के का क्षेत्रफल जिसका तीनों भुजा पता हो, तो जिसका तीनों भुजा पता हो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर? अच्छा, मान लीजिए कि हमें इस त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना पड़े, स्मॉल आर का मान। तो अभी आप क्या सीखे थे? डेल्टा बाई एस कर लेना है। डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है? 2 रूट 66। अभी तो निकाले हैं ना 2 रूट 66। और एस, एस कितना है? 11। बस इतना करिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल गया। इसी त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तो क्या करेंगे? एबीसी बट्टा 4 गुने डेल्टा। तो एबीसी का मान बताइए। ए के जगह पहला भुजा 5, बी के जगह दूसरा भुजा 7, सी के जगह तीसरा भुजा क्या है आपका? 10 और बट्टा 4 गुने डेल्टा। डेल्टा का मान क्या है? 2 रूट 66। यानी क्षेत्रफल जो है इतना ही है ना। काटिए, जो वैल्यू आपका कटने वाला है 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, पंचे 25 सते 175। यहाँ पे क्या आ गया? 175 बट्टा नीचे में कितना है आपका? 4 रूट 66। तो यही आपका हो गया परिवृत्त की त्रिज्या। कहने का मतलब है कि त्रिभुज का अगर तीनों भुजा दे रखा हो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन देख लीजिएगा।
परिवृत्त की त्रिज्या भी हम लोग निकाल सकते हैं। जो पूछेगा सब कर सकते हैं, बस फॉर्मूला हमें क्या करना है यहाँ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो त्रिभुज के आधार में 4:9 का अनुपात और क्षेत्रफल में यह अनुपात। अब एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, जब क्वेश्चन अनुपात वाला हो, जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज दे रखा हो, अब दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, तो मान लीजिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुने आधार हम b ले लिए और ऊंचाई इसका हम h ले लिए, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज फिर से 1/2, उसका आधार हम स्मॉल b ले लिए और ऊंचाई यहाँ पे हम लोग स्मॉल h ले लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है। इससे क्या निकलेगा, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जिसका ऊंचाई और आधार और ऊंचाई अलग अलग है, यही निकलेगा। अब अनुपात में जो वैल्यू कटने वाला होता है उसको काट देंगे, बचता क्या है, केवल आधार गुने ऊंचाई। अगर हमें निकालना पड़े, हमें क्या निकालना पड़े, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम क्या करेंगे, अनुपात निकालना हो तो आधार गुने ऊंचाई, अनुपात आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल के अनुपात में क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, क्योंकि 1/2 यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो इससे तो ये कट जाएगा, जो कांस्टेंट होता है वो कट जाता है, केवल वेरिएबल वाला पार्ट बचता है। तो इसका मतलब है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसमें आधार गुने ऊंचाई होता है। तो अगर आधार गुने ऊंचाई में इसके आधार से भाग कर देंगे तो क्या बचेगा, ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई कहने का मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में अगर आधार से भाग करेंगे ऊंचाई बचेगा, और अगर हम ऊंचाई से भाग कर देंगे तो क्या बचेगा, आधार बचेगा। यहाँ देखिए क्या बोला है, दो त्रिभुज के आधार में 4:5 का अनुपात, उसके क्षेत्रफल में 8:15। क्षेत्रफल में यानी कि क्षेत्रफल में क्या रेशियो है, क्षेत्रफल को डेल्टा से हम दर्शा दिए। क्षेत्रफल में 8:15 का अनुपात है, एक का क्षेत्रफल 8 तो दूसरा का 15। अच्छा, इसके आधार में यानी कि बेस का क्या रेशियो है, बेस का रेशियो है 4:5। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसके ऊंचाई का अनुपात। आप बताइए कि क्षेत्रफल में दरअसल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो एक त्रिभुज, यह पहला त्रिभुज है हमारा और यह दूसरा त्रिभुज है, ध्यान रखिएगा दो अलग अलग त्रिभुज है। पहले त्रिभुज का आधार क्षेत्रफल 8 है और आधार 4 है, तो क्षेत्रफल में होगा आधार गुने ऊंचाई, तो आधार गुने ऊंचाई में आधार से भाग करेंगे ऊंचाई निकल जाएगा, तो देखिए 8/4 2 आ गया। यह क्या आपका क्षेत्रफल है दूसरा का, तो क्षेत्रफल में यानी b गुने h में अगर हम b से भाग करेंगे h निकल जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2:3। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्षेत्रफल मतलब आधार गुने ऊंचाई है, तो आधार गुने ऊंचाई में अगर हम भाग कर ले आधार से क्या बचेगा, ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई में इसके अगर हम आधार से भाग कर लेंगे क्या निकल जाएगा, इसका ऊंचाई निकल जाएगा। वापस से देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में आधार ऊंचाई दे रखा हो, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होगा तो हम सीधे ही दोनों को गुना करेंगे, 4 दूना 8, 5 तिया 15, क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया। आप बोलोगे सर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने 4 दूना 8, यही तो होगा। और यहाँ भी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यानी कि 5 तिया 15 होगा, तो 1/2 इधर भी तो है। तो अनुपात में क्या करते हैं हम लोग, यह जो वैल्यू होता है उसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसका कांस्टेंट का, क्योंकि कांस्टेंट तो दोनों जगह होगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का यही 2:3 हो गया। तो जब आधार ऊंचाई पता हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हम लोग लगाते हैं। समझ लीजिए इस पार्ट को भी अच्छे से।